ठीक है। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सारे के सारे जो क्वांटम नंबर्स थे वो देख लिए थे। हमने देख लिया था कि भाई प्रिंसिपल जो हमारा क्वांटम नंबर था वो किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात कर ली थी हमने, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में बात कर ली थी हमने, स्पिन क्वांटम नंबर वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात कर ली थी, और हमने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात कर ली थी। तो हमने इन टोटल जो हमारे चारों क्वांटम नंबर थे वो हमने देख लिए थे। अब एज़ प्रॉमिस्ड पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि मैं कुछ एक फार्मूले हैं जो बताऊंगा, ठीक है। तो ये फार्मूले ऐसे होते हैं ना कि जिनको लोग याद करने की कोशिश करते हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं, उसको रटने बैठ जाते हैं, उसको उसको क्या करते हैं कि 3-4 बार 5 बार देखते नहीं है, तो वो बोलते हैं कि यार हम देख नहीं रहे तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों याद करने की ज़रूरत नहीं है? हम उसको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? जैसे जो फॉर्मूले होते हैं ना वो एक्चुअली होते हैं कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या किसी क्या नाम से किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं। तो इसको हम लोग ना समझ सकते हैं ऐसे ही विद कंसेप्ट। हमें ज़्यादा इसमें फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत है नहीं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे डिनोट करूँ एन, एन क्या है हमारे पास में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखूँगा, और अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए फिर मैं उसके लिए जो ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं वो लिखूँगा, ऑर्बिटल्स लिखूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो डेवलप कर लेंगे। जैसे मैं n=1 लेके चलूँ, तो मुझे n=1 के लिए क्या पता है कि भाई मेरे लिए केवल 1s ऑर्बिटल पॉसिबल है, 1p ऑर्बिटल नहीं लिख सकता मैं। क्यों? यही हमने क्वांटम नंबर में पिछले लेक्चर के अंदर समझा है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप पिछला लेक्चर देख लो और उसके बाद आप इसको रेफ़र करो, तो ये ज़्यादा आपको समझ में आ पाएगा। बट अगर आपने कहीं और पढ़ रखा है या कोई और बात है, तो आपको आता है अगर, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप ऐसे देख लो। देखो 1s के अंदर मैंने देखा कि एक ही ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग एक बॉक्स से डिनोट करेंगे, और हमें पता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करूँगा, इसमें फिल कर दूंगा। तो मैंने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मान लो मैं n=2 लेके चलूँ, तो मुझे पता है कि जो ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगी वो 2s पॉसिबल होगी, और एक पॉसिबल होगी 2p। जो 2s है उसको मैं एक बॉक्स से डिनोट करता हूँ, और 2p जो है उसको मैं 3 बॉक्सेस से डिनोट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि p के 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं, एक px होता है, एक py होता है, और एक pz होता है, ठीक है। अब देखो इस 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 2p के अंदर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो जब भी हम लोग p ऑर्बिटल में या d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे ना, तो वो किस तरीके से करेंगे कि पहले मुझे हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। जब ये हाफ फिल्ड हो जाएगी ना, मतलब क्योंकि हाफ फिल्ड क्यों बोला मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि 3 ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तीन तीन ऑर्बिटल है ना, ये 3 बॉक्सेज हैं, मतलब 3 बॉक्सेज के अंदर मैक्सिमम मैं 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया ना, तो बाकी के 3 फिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डाउन स्पिन के साथ में फिल करना पड़ेगा। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, मेरे पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, ठीक है। तो मुझे पता चला कि भाई n=1 के लिए मैं कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और n=2 के लिए मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकता हूँ? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। एक 2 तुम्हारे 2s में और 6 तुम्हारे किस में? 2p के अंदर। सिमिलरली अगर मान लो मैं n=3 पे जाऊँ, ठीक है, मैं किस पे जाऊँ? n=3 पे जाऊँ, तो मेरे पास में जो ऑर्बिटल्स बन सकती हैं वो बन सकती है 3s, एक बन सकती है 3p, एक बन सकती है 3d। तो 3s वाली देखो, 3s को मैं एक बॉक्स से डिनोट करूँगा, 3p को मैं 3 बॉक्सेस से डिनोट करूँगा, ऑल राइट। और 3d जो है उसको मैं कितने बॉक्सेस से डिनोट कर सकता हूँ? 5 बॉक्सेस से, ठीक है। अब फिलिंग कैसे करनी है देखो, इसके अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। पी के अंदर मुझे पता है कि पहले मुझे हाफ फिल्ड रखना पड़ेगा, और एक बार हाफ फिल्ड हो गया उसके बाद मैं पेयरिंग कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए 6, और यहाँ पर देखना पहले मैं क्या करूँगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरूँगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में क्या करूँगा, मैं पेयरिंग कर दूँगा, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन देखूँ कि n=3 के अंदर मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 16 और 2 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे पास में, ठीक है ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो थर्ड शेल के अंदर आ सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 18। अब मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले बोल रहा हूँ, ठीक है ना, और हम लोग इन ये जो भी हमने बनाया ना उससे हम लोग उसको प्रूव करने की कोशिश कर लेंगे कि क्या ये फॉर्मूले सही बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बना रहे हैं, हम फार्मूलाज बना रहे हैं। तो हमारा फार्मूला अगर हम देखें
तो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 जो बन रहा है वो बन सकता है नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल के लिए, नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n, ठीक है ना। तो अब मुझे पता है कि भाई किसी भी एक सबशेल के, जैसे मैं अगर देखना चाहूँ तो मुझे पता है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए एक सबशेल पॉसिबल है और वो कौन सी है, 1s पॉसिबल है। 2 के लिए n इज इक्वल टू 2 के लिए दो सबशेल्स पॉसिबल हैं, एक 2s और एक 2p, ठीक है। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 के लिए मेरे पास में 3 सबशेल्स पॉसिबल हैं, 3s 3p एंड 3d, ठीक है। अब एक्चुअली 3D क्या, देखो यहाँ पर ना कई लोगों को कन्फ्यूजन शेल और ऑर्बिटल में भी हो जाता है। तो शेल कौन है, शेल तो मेरी 2s है, पर 2s की जो एक ये बॉक्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो एक ओरिएंटेशन है वो एक ऑर्बिटल है। सिमिलरली जैसे मैं 2p के अंदर बात करूँ तो 2p खुद क्या है, आप एक सबशेल है, ठीक है ना। जब मैं तीनों मतलब जब मैं px py और pz को एक साथ बोलूँगा तो वो क्या हो जाएगी, सबशेल। बट अगर मान लो मैं सिंपल px के बारे में बात कर रहा हूँ तो px क्या है, मेरे पास में एक ऑर्बिटल है जो कि कहाँ लाई करती है, 2p सबशेल के अंदर लाई करती है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ से प्रूव हो गया कि मेरा ये फॉर्मूला है वो सही है, कि मतलब nth शेल के लिए n नंबर ऑफ सबशेल्स जो हैं वो पॉसिबल होती हैं, ठीक है। जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है उसको भी हम लोग यहीं से देख सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 2। तो जो हमारा फॉर्मूला नंबर 2 है वो क्या कहता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल का फॉर्मूला बनता है n स्क्वायर, ठीक है ना। तो सपोज मैं यहाँ से देखना चाहूँ, जैसे मैं n बराबर 1 के लिए लिखूँ तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, मतलब कितने आएंगे ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल आएगी। देखो ना हमने एक ही बॉक्स बनाया है। सिमिलरली अगर मान लो मैं n इज इक्वल टू 2 लेकर के चलूँ, n इज इक्वल टू 2 लेके चलूँ तो मुझे पता है कि इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो मेरे पास 4 ऑर्बिटल कौन से हैं, एक है 2s, एक है मेरे पास में 2px, एक है 2py और एक है 2pz। ये मेरे पास में क्या हो गए, ये मेरे पास 4 अलग अलग ऑर्बिटल्स हो गए n इज इक्वल टू 2 के लिए। अब मान लो मैं n इज इक्वल टू 3 के लिए लिखूँ तो n इज इक्वल टू 3 के लिए मैं जब n स्क्वायर करूँगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9। तो इसका मतलब 9 ऑर्बिटल्स होने चाहिए। 9 ऑर्बिटल्स कौन से हैं, s मतलब 3s प्लस 3px प्लस 3py प्लस 3pz प्लस क्या नाम से मेरे पास में 3dxy 3dyz प्लस 3dzx प्लस 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3dz स्क्वायर। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे पास n स्क्वायर वाली जो वैल्यू है वो मैंने प्रूव कर ली, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि भाई इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। जैसे हम लोग चाहें तो इसको यहाँ से भी काउंट, ऑर्बिटल कौन है, ऑर्बिटल ये चीज़ है, ये एक ऑर्बिटल कहलाती है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे कितने बॉक्सेज हैं, 9 बॉक्सेज हैं टोटल। तो इसका मतलब मेरे पास में 9 ऑर्बिटल्स हैं। क्वेश्चन उठता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं हम एक पर्टिकुलर शेल के अंदर, ठीक है ना। तो जो थर्ड मेरा फॉर्मूला बनेगा वो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मेरा बनता है ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, मतलब मैं n स्क्वायर वाली नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को ट्वाइस कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को ट्वाइस करने का क्या मतलब है कि मेरे पास एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो जैसा हम देख भी सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 के लिए प्रूव करना चाहूँ कि भाई n इज इक्वल टू 3 के लिए मुझे निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ट्वाइस ऑफ 9 कितना हो जाएगा 18। तो मैंने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये हमारे यहाँ से क्या हो गए, यहाँ से हमारे फॉर्मूले हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेना। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। देखो ये सब तो पूरा आपका जो ओवरव्यू था ना वो किस चीज़ से रिलेटेड था, वो ये था कि आप कैसे क्वांटम नंबर को समझ सकते हो, आप कैसे जो फॉर्मूले हैं वो याद नहीं रखने की ज़रूरत है। अब देखो एक्चुअली आपको याद रखने की ज़रूरत क्यों नहीं है भाई, आपको एग्जाम में देगा, आपको बोलेगा कि आपको मान लो उसने कोई शेल दे दी और उसने पूछा कि बताओ कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो बस आप चार फार्मूले दिए होंगे, उसमें से किसी भी फार्मूले के अंदर रख के चेक करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो जिसके लिए भी वो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए वही आंसर है आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे भाई राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। यहाँ पे हम थोड़ा ना पीरियोडिक टेबल भी देखेंगे, तो कैसे पीरियोडिक टेबल से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे पीरियोडिक टेबल जो बनी है वो देख लेंगे,
ठीक है ना। जस्ट एक ओवरव्यू देखेंगे क्योंकि हम लोग अभी प्री ऑर्गेनिक वाले फेज़ के अंदर हैं, तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पीरियोडिसिटी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल के साथ में, और ऑर्गेनिक पे कूद जाऊंगा, ठीक है। तो राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्वेश्चन उठता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पहले हमें एक पता होना चाहिए कि हमें ना एक जनरल जो फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा 4s1, तो ये सुपरस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है, 4s लिखा हुआ है, तो यहाँ से आधे लोगों को कुछ चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि मैं 4 से क्या रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। 4 होती है मेरी शेल, ठीक है, 4 क्या होती है, शेल। जो मेरा s है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, s रिप्रेजेंट करेगा मेरा सब शेल, सब शेल, ऑलराइट। और ये जो 1 है ऊपर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे कुछ एक रूल्स, कि रूल्स जो गवर्न करेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें लिखना है रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रूल आएगा ना वो होगा मेरे पास में, पहला रूल होता है ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ठीक है। देखो इसको पहले समझने की कोशिश करो, पहले हम लोग इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। वो ये है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस ऑर्बिटल्स, वेरियस ऑर्बिटल्स is done in the increasing order, in the increasing order of their energies, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को भरना चाहता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से भरना पड़ेगा कि पहले मैं इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी में भरूँ, लोअर एनर्जी के क्या कहते हैं ऑर्बिटल में भरूँ, फिर हायर एनर्जी के ऑर्बिटल के अंदर भरूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए ना हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, पहली बात तो कि हाउ टू डिटरमाइन एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक रूल होता है जो यूज़ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं n+l रूल, ठीक है ना। n+l रूल क्या कहता है कि भाई मान लो अगर मैं आपको कोई एक अलग अलग वो दे दूँ, जैसे मान लो मैंने 3 पे दे दिया, मैंने आपको कह दिया मैंने 3s दे दिया, और मैंने क्या नाम से 4d दे दिया सपोज, ठीक है। और मैं आपसे बोलूँ कि आप इसमें ना n+l की वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप n+l की सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो जो n+l की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 3+, देखो s के लिए जो है हम लोग यूज़ करते हैं 0, p के लिए यूज़ करते हैं 1, d क्या होता है 2, और f क्या होता है 3। ये l की वैल्यूज़ हैं, मतलब s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होगी 0, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होगी, d के लिए 2 होगी, और f के लिए 3 होगी, ठीक है ना। तो p के लिए कितनी दिख रही है मुझे 1, तो इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 4। अब 3s के लिए मैं निकालूंगा अगर, तो 3+0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3, और 4d के लिए हो जाएगा 4+d के लिए कितना यूज़ करते हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब मुझे इस n+l रूल से ये पता चल रहा है, इस n+l रूल से मुझे ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे जो हाईएस्ट एनर्जी होगी ना वो उसकी होगी जिसकी n+l की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि हायर इज़ द वैल्यू, हायर इज़ द वैल्यू ऑफ n+l, greater is the energy, greater is the energy of that shell, ठीक है ना। तो उसकी जो जिसकी भी n+l ज़्यादा होगी ना उसकी एनर्जी क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं अगर इसमें लिखना चाहूँ 3s 3p 3s और 4d के अंदर, तो मुझे पता है कि यहाँ पे n+l की वैल्यू सबसे ज़्यादा 4d के लिए आ रही है, फिर 3p के लिए आ रही है, और लास्ट में 3s के लिए आ रही है। तो जो एनर्जी का ऑर्डर बनेगा वो कैसा बनेगा कि 4d की एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद में 3p की एनर्जी, और लास्ट में किसकी 3s की एनर्जी, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। हम किससे निकाल सकते हैं, n+l रूल का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है,
प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट इफ़ हमारा जो n+l की वैल्यू है ना वो सेम आ जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट इफ़ n+l वैल्यू n+l वैल्यूज़ आर सेम, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे मान लो अगर मैंने 3p ले लिया और मैंने 4s ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे n+l की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे 3+1 आएगी, ठीक है, 3+1 आएगी जिसको हम लोग लिखेंगे 4, और यहाँ पे n+l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4+0, जो कि खुद भी कितनी हो जाएगी 4। तो जब भी हमारे पास में n+l में की वैल्यू जो सेम हो जाए, अगर ये 4 हो जाए और ये भी 4 हो जाए, तो वहाँ पे उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट लिख लेंगे कि इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ n+l आर सेम, then the orbital having higher value of n will have higher energy, ठीक है। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो यहाँ पर ना एक मैं बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ, अगर मान लो मैं सिंपल एनर्जी का ऑर्डर लिखना चाहूँ तो वो मैं कैसे लिखूँगा कि भाई मेरा जो एनर्जी का ऑर्डर बनेगा ना वेरियस ऑर्बिटल्स के लिए, वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आ जाएगा, फिर 3s आ जाएगा, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s और फिर 4p, ठीक है ना। इस तरीके से चलती जाएगी ये चीज़। तो ये एक ऑर्डर हम लोग बना सकते हैं, बट हमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसका एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा, वो आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर मेरे पास में हाइड्रोजन एटम है, कि फॉर हाइड्रोजन एटम, देखो हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या होता है, मेरे को पता है कि इसका जो कन्फिग्रेशन होता है वो 1s1 होता है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये जो ऑर्डर आपने लिखा ना, ये एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे आपकी 1s की एनर्जी सबसे कम होगी। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपके पास में 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, बट उसके बाद की जितनी भी ऑर्बिटल्स होंगी ना, जैसे मान लो जो जिनके लिए n की वैल्यू सेम है, जैसे मान लो 2s और 2p के लिए n की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सिमिलरली जो 3 है मेरे पास में, n=3, उसके लिए जितनी भी ऑर्बिटल्स है ना उन सब की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सिमिलरली जो मेरे पास में 4 है, तो 4s, 4p, 4d और 4f, इन सब की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी मेरे पास में, ठीक है ना। तो ये मुझे बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जो पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक टर्म का वो होगा, क्या कहते हैं, फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, देखो, और ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये कुछ सालों पहले एक पेपर में आया था जिसका नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है ना। बॉम्बे में ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रीमियम रिसर्च वो है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसके पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि भाई अगर मान लो मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूँ, तो हाइड्रोजन के लिए जो ऑर्डर होगा, तो वहाँ पर आप कैसे ऑर्डर लिखोगे। तो वहाँ पर लोग n+l रूल लगाते थे, बट एक्चुअली n+l रूल वहाँ पे काम नहीं करता। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके एडवांस में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, और बहुत ही क्वेश्चन क्या मतलब, एक नया कंसेप्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या किसके बारे में देखेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में। देखो, डीजनरेट ऑर्बिटल्स का कोई बहुत भारी मतलब नहीं है, ठीक है ना। डीजनरेट ऑर्बिटल्स का क्या मतलब होता है कि भाई ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर सेड टू बी डीजनरेट। मैं ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि देखो, जैसे मान लो अगर मैं 2s के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो 2s को मैं कैसे बनाऊँगा, इस तरीके से बनाऊँगा। सिमिलरली अगर मैं 2p के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो मैं 2p को कैसे बनाता हूँ,
इस तरीके से बनाता हूँ ना, मतलब सारे बॉक्सेस एक साथ जोड़ के बना रखे हैं मैंने। तो ये 2p है तो ये px होगा, ये py होगा और ये pz होगा। और मैं 2s और 2p को ना अलग अलग बनाता हूँ। सपोज ये 2px है, ये 2py है, 2pz है, ऑर्बिटल बनाया मैंने, क्योंकि ना हर एक बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो होगा क्या कि मेरे पास, मुझे पता है कि 2s और 2p के ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो सेम नहीं होती, इसीलिए मैं दोनों को कभी भी एक साथ नहीं बनाता, ठीक है ना, मतलब जोड़ के नहीं बना रहा। जैसे मैंने 2x 2p और 2x 2py और 2pz को जोड़ के बनाया ना, वैसे मैंने 2s को कभी भी इनके साथ जोड़ करके नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी सेम नहीं है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है, और वो क्या है कि जब भी मैं ऑर्बिटल्स को एक साथ बनाऊंगा, जैसे मैंने इसको बनाया है यहाँ पे, ये बनाई और इसके साथ में ही इसको जोड़ दिया और उसके साथ में ही इसको भी जोड़ दिया, तो ये क्या बता रहा है कि ये सारी की सारी ऑर्बिटल्स कैसी हैं, सेम एनर्जी की हैं। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि 2px जो है उसकी एनर्जी 2py के बराबर होगी और उसी की एनर्जी 2pz के बराबर होगी। और इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं डी ऑर्बिटल के बारे में बात करूँ, ठीक है, सपोज मैंने बात करी किसके बारे में, डी ऑर्बिटल के बारे में। तो देखो डी ऑर्बिटल में मैंने तुम्हें ना एक चीज़ बताई थी कि भाई हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास एक्चुअली 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक लास्ट होता है डी जेड स्क्वायर। तो अगर मान लो तुमने नॉर्मल कंडीशन में देखा, ठीक है ना, ये एक्चुअली अभी तुम लोग कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, अगर तुमने पढ़ रखी है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो तुम यहाँ पे जस्ट समझने के लिए कर सकते हो। और वो क्या होता है कि भाई जैसे मान लो अभी मैं इसको नॉर्मल किसी विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड रखूँ, विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर ये डी ऑर्बिटल को रखूँ तो सबकी एनर्जी सेम होगी, मतलब सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स कैसे होंगे नेचर के अंदर, डी जनरेट। बट अगर तुम मान लो इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाओ तो ये एक्चुअली ना स्प्लिट हो जाती हैं। ये कैसे हो सकती हैं, ये स्प्लिट हो जाती हैं। और ये कैसे स्प्लिट हो सकती है कि भाई मान लो ई ऑर्बिटल जो हैं वो अलग हो जाएं और T2G ऑर्बिटल जो हैं वो अलग हो जाएं, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि क्या कहते हैं ई कौन सी होती है और T2G कौन सी होती है। जो ई ऑर्बिटल होती हैं वो होती हैं हमारी एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल कौन सी होती हैं, एक्सियल होती हैं हमारे पास में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और ये कौन सी होती है हमारे पास में T2G वाली, ये हमारे पास होती है नॉन एक्सियल। और नॉन एक्सियल वाली कौन सी होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अगर आपको ये ई जी और T2G का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को आप लोग एक बार रेफ़र कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को ई जी T2G का अच्छे से मतलब जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स की सारी कहानी जो थी वो देख ली थी। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट रूल आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अच्छा हाँ, ये जो लॉज है ना, ऑफ वो प्रिंसिपल था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, ये ना आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कई बार ना डायरेक्टली ऐसे ही एमसीक्यू में पूछ लेता है, ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफ बॉ रूल क्या कहता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैसे क्या डिनोट करता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग दूसरे वाले के देख रहे हैं जिसका हमने नाम दिया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है, वो क्या कहता है कि भैया नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ना हम सारे के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हम वैसे भी जानते हैं, क्यों? क्योंकि क्वांटम नंबर का हमने यूज़ ही क्यों किया था, हमने उसका यूज़ ही हिसाब से किया था कि हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम नंबर लिखें वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए सेम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, दोनों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम एक यूनिक क्वांटम नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी एटम के अंदर, ठीक है ना। तो बस ये वही चीज़ समझाता है, ठीक है। इसी का एक और मॉडिफिकेशन है, यही जो प्रिंसिपल है इसका एक और मॉडिफिकेशन है। कई जगह ये लाइन लिखी हुई नहीं होती, एक दूसरी लाइन लिखी हुई होती है। वो दूसरी लाइन क्या है कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट a maximum of 2 electrons with opposite spin।
क्वेश्चन उठता है कि यार दोनों स्टेटमेंट तो बहुत ही अलग हैं, रात दिन का अंतर दोनों के अंदर, बट दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा कैसे, वो देख लेते हैं। देखो भाई, अगर मान लो मैं पहले वाले स्टेटमेंट के हिसाब से चलूँ कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज़ मैं बात कर रहा हूँ, सपोज़ मैंने बात करी सोडियम के बारे में, ठीक है। सोडियम का मुझे पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है मेरे पास 11, या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं समझते हैं, देखो हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सपोज़ मैंने लिथियम ले लिया, ठीक है ना। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, बिकॉज अभी मैं इसको ज़्यादा आगे लेके नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना नहीं सिखाया है। सपोज़ मैं लिथियम लेके चल रहा हूँ, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो मुझे पता है कितना होता है, 3। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कितना बन जाएगा, 1s2 2s1, ठीक है। अब सपोज़ मैं इसको इस तरीके से बनाऊँ, ठीक है, ये बनाया मैंने और 2s के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि यार अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जैसे सपोज़ अगर मान लो मैं यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ, इस वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का मुझे डिफ्रेंसिएशन, इस ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन का मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है इस ऑरेंज वाले इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर अगर मैं क्वांटम नंबर लिखने की कोशिश करूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s का 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज़ मैं ब्लू वाले के लिए लिख रहा हूँ पहले, तो जो ब्लू वाला है उसके लिए जो क्वांटम नंबर है वो कैसे बनेंगे, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है ना। फिर मुझे लिखनी होती है अगली l की वैल्यू, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से n-1 मतलब 0, ठीक है ना। फिर मेरे पास में अगली वैल्यू आती है जिसको मैं कहता हूँ m सब s। तो m सब s 0 के लिए m सब s की वैल्यू कौन सी हो सकती है, किसी भी पर्टिकुलर l के लिए जो m सब s की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो -l से +l तक होती है। तो -0 से +0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो m सब s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन लिखना चाहूँ, तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन मेरे पास में +½ हो सकता है सपोज, या -½ हो सकता है, जो भी मैं असाइन करना चाहूँ। अच्छा एक काम करते हैं फिर, है ना, हम एक काम करते हैं, सपोज हमने इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही रहने दिया और हमें ना इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट करना था, ठीक है ना। पहला मैंने क्या किया, ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दिया। अब मैं लास्ट ये जो ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए लिखूंगा, तो ऑरेंज वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, ms इज इक्वल टू 0। बट जब मैं s की वैल्यू लिखने जाऊँगा ना, तो मुझे पता चलेगा कि यार एक का स्पिन, जैसे एक जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो डाउन स्पिन जा रहा है और जो ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन है वो अप स्पिन जा रहा है, तो डेफिनेटली इसको मुझे अगला स्पिन डिनोट करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको +½ बोला है तो ये वाला डेफिनेटली -½ ही होने वाला है। तो मैंने क्या देखा कि भाई ऑल्दो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल के अंदर हैं, ऑल्दो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में हैं, बट उनके लिए जो क्वांटम नंबर हैं वो अलग हो गए। शुरू के 3 क्वांटम नंबर तो सेम थे, बट लास्ट वाला जो क्वांटम नंबर था वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। और यहीं से क्या क्रिएट हो गई, यहीं से क्रिएट हो गई एक डिफरेंस। उसने ये बोला था कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम वैल्यू चारों क्वांटम नंबर की नहीं हो सकती। तो वही तो हमने प्रूव किया अभी, ऑल्दो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में थे, बट स्टिल उनका क्या हुआ, जो स्पिन क्वांटम नंबर था वो डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। अब मैं इसका सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि भैया किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम ऑफ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे और वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ में। तो अगर मान लो मैं 1s2 वाला ऑर्बिटल ही लेके चलूँ, जो मैंने 1s2 बना रखा है ऊपर, मैं सपोज ऐसा लिख देता हूँ, मैं सोच के चलता हूँ, लेट अस सपोज एन हाइपोथेटिकल कंडीशन, जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास में जो एक ऑर्बिटल है ना उसके अंदर मैं 3 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, ठीक है। सपोज ये मैंने जस्ट एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ली है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया है कि भैया ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ठीक है। तो अगर मान लो ये 1s3 था सपोज, ठीक है, तो मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज मैंने इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखनी है, फिर मुझे लिखना है ये डाउन स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है, और एक मुझे लिखना है ये ऑरेंज वाले के लिए, ठीक है ना। मैं इन तीनों के लिए लिखना चाहता हूँ सारे के सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो देखो पहले मैं ऑरेंज वाले के लिए लिख रहा हूँ, तो ऑरेंज वाले के लिए मेरे पास पता है कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, m सब s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, बट s की वैल्यू मैंने मान लो अप स्पिन को मैं +½ से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है।
तो अगर मान लो मैं ब्लू वाले के लिए लिखूंगा तो ब्लू वाले के लिए क्या आ जाएगा, मेरा क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m सब s इज इक्वल टू 0 और s क्योंकि ये डाउन स्पिन है तो मुझे इसको डेफिनेटली -1/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब दिक्कत तब आ जाएगी जब मैं इस पिंक वाले के लिए लिखूंगा। ठीक है ना, सपोज मैंने पिंक वाले के लिए लिखा तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, l इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एम एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट जैसे ही मैं s की वैल्यू लिखूंगा ना तो मुझे क्या दिखेगा कि यार ये जो s है, जो पिंक वाला इलेक्ट्रॉन है, वो तो अप स्पिन को डिनोट कर रहा है, तो मुझे इसके लिए भी +1/2 लिखना पड़ेगा और वहीं पे एक एरर जनरेट हो जाएगा। वो एरर क्या होगा, देखो एरर क्या होगा कि ये वाला सेट और ये वाला सेट सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो पिंक वाला इलेक्ट्रॉन है और जो जो ऑरेंज वाला इलेक्ट्रॉन है और जो पिंक वाला इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के लिए चारों क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे, सेम। और यहीं पे हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है ना वो एज अ कॉन्सिक्वेंस हम समझ सकते हैं ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में जो सेकंड स्टेटमेंट है ये वाला, इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। ऑलराइट, चलो तो ये हो गया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आई होप आप लोगों को दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब समझ में आ गया हो। ठीक है, अगला हम लोग लेके चलते हैं। अगला जो हमारे पास होता है वो होता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है ना, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, देखो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि जैसे मान लो मुझे किसी में इलेक्ट्रॉन भरने, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, out of different arrangements, out of different arrangements of the same electronic configuration, thus the arrangement which has higher multiplicity will be more stable। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस मल्टीप्लिसिटी को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन उठता है कि यार मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी का हम लोग मतलब देख लेते हैं पहले। ठीक है, हमें क्या देखना है, मल्टीप्लिसिटी का मतलब। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी कुछ नहीं होती है, मल्टीप्लिसिटी होती है 2s + 1। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग अलग से डिनोट करते हैं, कुछ थोड़ा अलग करते हैं इसमें, 2 s + 1। और जो मल्टीप्लिसिटी होती है ना उसको हम एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से। मल्टीप्लिसिटी को कैपिटल S से कर रहे हैं और ये है हमारे स्मॉल s। ठीक है ना, 2 s + 1। अब ये स्मॉल s किसको रिप्रेजेंट करता है वो देख लो। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है ना, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया कि मेरे पास में P3 कन्फिग्रेशन है जिसको मुझे फिल करना है। तो मुझे P और P सबशेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मतलब। ठीक है, तो मैंने इसके लिए 2 अरेंजमेंट्स बनाए और फिर मुझे देखना है कौन सा स्टेबल होगा। ठीक है, तो मान लो मुझे P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो मैंने क्या किया कि इन दोनों में तो मैंने 2 भर दिए क्योंकि मुझे पता है कि हर एक ऑर्बिटल में मैं 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ मैक्सिमम। और फिर मैंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा। ठीक है, इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने पहले इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, क्योंकि मुझे पहले क्या करना है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पिन के साथ में भर दिया मैंने। और इधर मैंने क्या किया, एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक के अंदर 2 भर दिया और एक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरा है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, मुझे ना स्मॉल s की वैल्यू निकालनी है। तो स्मॉल s क्या होता है, टोटल स्पिन। तो अगर मैं टोटल स्पिन देखना चाहूँ तो सपोज़ ये अप स्पिन को मैं +½ लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर कितना हो जाएगा, +1/2। दूसरा जो स्पिन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1/2। और ये वाला जो अप स्पिन है उसको मैं क्या बोलूँगा, +1/2। तो ये कितना हो जाएगी, इसकी टोटल वैल्यू बन जाएगी +1/2। ठीक है ना, हाफ हो जाएगा स्पिन इसका मतलब। यहाँ पर जो स्पिन होगा वो कितना होगा, +1/2 +1/2 और ये कितना हो जाएगा, +1/2। कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है ना, ये मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये वाला जो कन्फिग्रेशन था
इसके लिए स्मॉल एस की वैल्यू आ रही है +1/2, और ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए मेरी स्मॉल एस की वैल्यू आ रही है 3/2। अब मैं इससे क्या कैलकुलेट करूँगा, इससे मैं मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, मतलब मैं कैपिटल एस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँगा। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू स्मॉल एस प्लस 1, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू 1/2 प्लस 1। तो ये कटा, ये मेरे पास कितना आ गया 2। यहाँ पे जो मेरा कैपिटल एस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3/2 प्लस 1। 2 से 2 कटा, मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो बताओ दोनों अरेंजमेंट में से कैपिटल एस की वैल्यू, और कैपिटल एस किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एस रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिसिटी को, और मैंने स्टेटमेंट में वही लिखा है कि जिसके लिए कैप मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो वाला अरेंजमेंट ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कैपिटल एस की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसीलिए ये वाला जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है ये, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये हमारे कुछ एक रूल्स हैं जिनको हम हमेशा यूज़ करेंगे जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर रहे होंगे, फिलिंग कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अब मैं ना एक जनरल एक फंडा बताऊंगा, बट उससे पहले एक स्टेटमेंट और लिख लेते हैं जो इसी के अंदर है। वो क्या है, वो ये है, इसी में हम लोग आगे भी लिख लेंगे कि भैया पेयरिंग विल नॉट अकर, या ऐसे लिख लो पेयरिंग ओनली अकर्स, पेयरिंग ओनली अकर्स once all the orbitals of a particular subshell are singly occupied, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो अब अगर मैं P4 को लिखना चाहूँ और मैं P5 को लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, ये मुझे समझ में आना चाहिए पहली बात तो, कि P के अंदर मेरे पास में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए मैंने 3 बॉक्सेस रिप्रेजेंट किए हैं। फिर मेरे पास में P में यहाँ पे P5 भरना है, बस दोनों में डिफरेंस यही है। तो देखो अगर मैं P4 भर रहा हूँ तो P4 का क्या करना है मेरे को, मुझे पता है कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना आएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 और ये हो गया मेरा 4th इलेक्ट्रॉन। P5 भरना है तो 1 2 3 फिर 4 और 5। जब पेयरिंग करूँगा ना तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा डाउन स्पिन का आएगा, मतलब ऑपोजिट स्पिन का आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने P4 में देखा तो मैंने क्या किया, पहले सारे ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाई कराया और 4th इलेक्ट्रॉन को मैंने पेयर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया P5 में, पहले मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन को भरा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने सिंगली ऑक्यूपाई पेयरिंग करवा दी, ठीक है। ये मेरे को समझ में आ चुकी है चीज़, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास में कुछ एक रूल्स थे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़फुल रहते हैं, वो हमने देख लिए हैं। आई होप यहाँ तक का सारा जो कंसेप्ट था वो आप लोगों को समझ में आ गया हो। एंड अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इससे हेल्प मिलेगी चैनल को ग्रो करने के लिए, और हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।